वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर अकेडमी। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास होने वाली है भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था चौरी चौरा कांड। कौन सा? चौरी चौरा कांड। आज हमारी उससे आगे क्लास होने वाली है और बड़ी ही जबरदस्त होने वाली है। क्लास में आज धुआं धुआं करने वाले हैं, ठीक है? तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम नई टी शर्ट के साथ क्लास को ले रहे हैं, जिसमें लोगो भी लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। आपके अपने चैनल सुपर अकेडमी का लोगो दिख रहा होगा सबको। तो चलते हैं, ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है, वो कौन सा है? स्वराज पार्टी। लेकिन स्वराज पार्टी से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था चौरी चौरा कांड। उसी क्लास में मैंने आपको कराया था रोलैक्ट एक्ट या असहयोग आंदोलन। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि पहला क्वेश्चन हमारा यह होगा कि बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कब लौटा दी? नाइटहुड की उपाधि वापस कब लौटा दी? कब लौटा दी? तो बताइए, आप कमेंट कीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब लौटाई थी। एक दूसरा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को या रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा कहकर कब पुकारा? ये एक क्वेश्चन और बनता है कि महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस कब लौटा दी? तो बताइए, ये तीन क्वेश्चन हैं और तीनों ही क्वेश्चन बड़े जबरदस्त हैं। पहला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब लौटा दी? तो आपको पता होगा, ये जो उपाधि दिया करते थे, इन लोगों को उपाधि दी थी अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने ऐसा क्या केस कर दिया था, ऐसा क्या अन्याय करने लगे थे, जिसकी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। तो कौन से? उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और महात्मा गांधी ने भी तभी लौटाई थी। जलियांवाला
बाघ हत्याकांड में इन दोनों ने ही जमीन लौटा दी थी अपनी उपाधि को। लेकिन एक क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सबसे पहला महात्मा कहकर कब पुकारा था? तो आपको देखिए, चंपारण आंदोलन जो चल रहा था, चंपारण आंदोलन को स्टार्ट किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, नहीं? तो महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन को स्टार्ट किया था। लेकिन जब महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन को स्टार्ट किया था तो रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी के विरोध में खड़े हुए थे, यानी विपक्ष में थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी के विपक्ष में थे। लेकिन महात्मा गांधी उस अपने आंदोलन में सफल रहे और रविंद्रनाथ टैगोर असफल हो गए। तो रविंद्रनाथ टैगोर जब असफल हो गए और उन्होंने देखा कि महात्मा गांधी सफल हो गए अपने आंदोलन में, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा कहकर पुकारा था। तो कौन से आंदोलन में? रविंद्रनाथ टैगोर कौन से आंदोलन में विफल होने के बाद महात्मा गांधी को महात्मा कहकर पुकारा? तो चंपारण आंदोलन में, चंपारण आंदोलन में कहकर पुकारा था। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे। चोरी चोरा कांड भी हमारा टॉपिक पूरा हो गया था, असहयोग आंदोलन भी पूरा हो गया था। अब स्टार्ट करते हैं स्वराज पार्टी। क्या? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। बात क्लियर? अब हम बात करें स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो थे चित्तरंजन दास। कौन? चित्तरंजन दास, CR दास लिख सकते हो, ठीक है, चित्तरंजन दास। और स्वराज पार्टी के जो सचिव थे, सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के अन्य सदस्य जो थे, अन्य सदस्य, तो अन्य सदस्यों में कौन थे? अयंगर। कौन थे? अयंगर। बात आगे समझ में। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास जो उसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो उसके सचिव थे, और अन्य सदस्यों में नाम आता है अयंगर का। अब स्वराज पार्टी की स्थापना ही क्यों की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन चला रखा था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था वो क्यों किया गया था? असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? यानी वो जो जलियांवाला बाग की जो सभा चल रही थी वो सभा किस लिए चल रही थी? क्योंकि रोलैक्ट एक्ट आया था 1919। उस रोलैक्ट एक्ट को समाप्त करने के लिए सभा चल रही थी और उस सभा को चलते हुए उसमें गोली चलवाई गई थी। आखिर वो जो उस रोलैक्ट एक्ट के द्वारा, रोलैक्ट एक्ट के विरोध में जो सभा चल रही थी वो सभा इसलिए चल रही थी, रोलैक्ट एक्ट के द्वारा व्यक्तियों को उठा लिया गया था, सैफुद्दीन किचलू या सतपाल को, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट याद करते हुए चला करो, पॉइंट को जोड़ लग करो कि इससे इसका संबंध है, इसका इससे संबंधित है। जब आपस में तुम एक पॉइंट से पॉइंट जोड़ते चलोगे तो पूरी हिस्ट्री आपको याद हो जाएगी। ऐसा नहीं कि कुछ आपको किताब रटने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं, कहानी के तौर पर याद करो, ठीक है। अब स्वराज पार्टी की स्थापना करने की क्या विशेषता रही, यानी मुख्य उद्देश्य क्यों रही, क्या आखिर स्वराज पार्टी की स्थापना करनी पड़ी? तो मैं आपको बता रहा हूं, असहयोग आंदोलन जो चलाया था वो चलाया था महात्मा गांधी ने।
तो असहयोग आंदोलन के चलते हुए 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक चौकी में आग लगा दी जाती है। और जब उस चौकी में आग लगा दी जाती है तो चौकी में आग लगने के कारण महात्मा गांधी अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और जब असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं तो वही उसी टाइम कुछ व्यक्ति ये सोच लेते हैं कि जिसके पीछे हम चल रहे थे, क्योंकि महात्मा गांधी लीडर व्यक्ति थे, महात्मा गांधी आंदोलन को शुरू किया था, महात्मा गांधी ने आंदोलन को खड़ा किया था, और आज हम महात्मा गांधी के साथ लगे हैं, तो महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन ही वापस ले लिया। क्या महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया? तो इसी बात से नाराज हुए कुछ व्यक्ति महात्मा गांधी से कि महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस लिया क्यों? जब महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया तो इसी के उपलक्ष्य में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक नई पार्टी की स्थापना कर दी। कहा कि आज हम लीडर हैं, यानी आज हम एक नई पार्टी की स्थापना कर रहे हैं। तो उन्होंने स्वराज पार्टी के नाम से 1923 ईस्वी में स्थापना कर दी। क्या? स्वराज पार्टी के नाम से 1923 में एक नई पार्टी की स्थापना कर दी। और उस पार्टी की जो स्थापना करते हैं वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू करते हैं। लेकिन उसके जो अन्य सदस्य होते हैं वो अयंगर भी हैं, जिसमें नाम आता है अयंगर का। आगे होगी बात समझ में। लेकिन जब ये बात चलती हुई होती है बराबर, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू या अन्य स्वराज पार्टी के सदस्य, तो 1923 की ये बात है, लेकिन हमें तो अंग्रेजों का मुकाबला करना था। तो इन्होंने ये सोचा कि एक किसी भी चीज के लिए मुकाबला करने के लिए एक तगड़ा संगठन होना चाहिए। तो अब ये इस चीज के ये अध्यक्ष हो गए, स्वराज पार्टी के सचिव हो गए, अन्य सदस्य हो गए। बात क्लियर? अब एक नई पार्टी और स्थापना होती है, HRA। क्या? HRA एक होती है HRSA। HRA की स्थापना होती है 1924 में और HRSA की स्थापना होती है 1928 में। ये HRA क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी। हिंदुस्तान जो HR है वो हिंदुस्तान एसोसिएशन आर्मी, और जो HRSA है वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी, जिसकी स्थापना होती है 1928 में। तो लिखिए नोट करके, मैं आपको लिखवा रहा हूं, एक चार्ट सा बना लीजिए इस तरीके से। अब इस चार्ट में आपको क्या क्या लिखना होगा? देखिए आपको क्या लिखना है, HSA, और यहां लिखना है HRSA। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1928 में। अब क्या है, अगर हम इसकी फुल फॉर्म पढ़ें तो फुल फॉर्म है इसकी हिंदुस्तान एसोसिएशन आर्मी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी। अब इनकी जो स्थापना की थी किसने की थी, तो आप नोट करके लिख सकते हो, इनकी स्थापना किसने की थी। तो लिखिए राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। नंबर दो चंद्रशेखर आजाद। क्या? चंद्रशेखर आजाद। नंबर 3 सचिंद्र दयाल नाथ। कौन? सचिंद्र नाथ सान्याल।
सचिंद्र नाथ सान्याल, इन्होंने हिंदुस्तान एसोसिएशन आर्मी की स्थापना की थी और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की आर्मी की जो स्थापना की थी वो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने की थी। किसने? तो लिखिए चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, इन्होंने की थी। अब ये जो व्यक्ति थे इन्होंने एक अपना संगठन बना लिया, एक स्थापना कर दी। लेकिन जैसे कि भगत सिंह या राम प्रसाद बिस्मिल या अशफाक उल्लाह खां या राजेंद्र लाहिड़ी या रोशन लाल, जो कुछ व्यक्ति जो थे, इन्होंने कहा कि अगर हमें अंग्रेजों का डटकर ही मुकाबला करना है तो कुछ करना पड़ेगा, और वह क्या करा जाए। और अगर हमें अंग्रेजों का मुकाबला करना ही है तो हमें दो चीज की आवश्यकता होगी। अब वो दो चीज कौन सी थी? कि एक, हमारे पास पैसा होना चाहिए, और अगर पैसा होगा तो उस पैसे से हम हथियार लेंगे, और अगर हमारे पास हथियार होंगे तो हम अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे। यह बात सोची गई थी कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, और पैसा होगा तो हम हथियार लेंगे, और हथियार होगा तो हम अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे। तो दो चीज होनी जरूरी है, एक पैसा और हथियार। तो अब इसी प्लान से कि पैसा कहां से आए या हथियार कहां से आएगा, जब पैसा होगा तो पैसे से हथियार खरीद लिया जाएगा। तो यही बात सोचते हैं। तो जब इनकी आपस में बैठक होती है, आपस में इस बात को कर रहे होते हैं, तो उनमें से राम प्रसाद बिस्मिल इन्हें एक सलाह देते हैं, और राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि लखनऊ के पास, यानी लखनऊ से पहले एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था काकोरी रेलवे स्टेशन। क्या नाम था? काकोरी रेलवे स्टेशन। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने इनको एक अपना सजेशन दिया और कहा कि अंग्रेजों की जो ट्रेन है, उस टाइम तो जब हुकूमत अंग्रेजों की चल रही थी तो ट्रेन भी अंग्रेजों की थी, कि यहां से एक ट्रेन गुजरती है और उस ट्रेन में माल जाता है, तो क्यों ना ही हम आज इस ट्रेन को लूट लें। जब ये इस बात को सोचते हैं तो करते हैं सभी और कहते हैं कि ठीक है, आज मतलब ट्रेन को लूटा जाए। तो ट्रेन जो लूटी जाती है वो 9 अगस्त 1925 में लूटी जा रही है। कब? 9 अगस्त 1925 को लूटी जाती है, जिसको उस कांड का नाम रख देते हैं काकोरी ट्रेन डकैती। क्या नाम रखते हैं? काकोरी ट्रेन डकैती। तो लिखे नोट करके। 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 9 अगस्त 1925 को कौन सी घटना होती है? काकोरी ट्रेन डकैती। ट्रेन डकैती। बात क्लियर? काकोरी ट्रेन डकैती। अब इस काकोरी ट्रेन डकैती जो करी थी, कौन कौन थे? तो नाम लिखिए। नंबर एक राम प्रसाद बिस्मिल। क्या? या चलो, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। नंबर 2 अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां। नंबर 3
राजेंद्र लाहिड़ी। नंबर 4 रोशन सिंह। कौन? रोशन सिंह। नंबर 5 चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। अब ये इन्होंने ट्रेन लूटी, क्या तारीख को लूटी, यानी कब लूटी? 9 अगस्त 1925 को। अब जैसे ही ट्रेन लूटते हैं, इस डकैती का नाम काकोरी ट्रेन डकैती ही क्यों रखा? क्योंकि ये लखनऊ, आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है, लखनऊ से पहले एक रेलवे स्टेशन पड़ता है जिसका नाम था काकोरी स्टेशन, तो इसलिए उसका नाम, उस डकैती का नाम ही रख दिया काकोरी ट्रेन डकैती। ठीक है। अब ये व्यक्ति उसमें होते हैं, यानी जो डकैती डालते हैं उसमें ये होते हैं, तो उसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, इन चारों व्यक्तियों को पकड़ लिया जाता है और भाग जाते हैं। कौन? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद भाग जाते हैं और पकड़े कितने व्यक्ति जाते हैं? 4 व्यक्ति। कौन कौन व्यक्ति पकड़े जाते हैं? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। ये 4 व्यक्ति पकड़ लिए जाते हैं। जब 4 व्यक्ति पकड़ लिए जाते हैं और ये व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद भाग जाता है। अब चंद्रशेखर आजाद जब भाग जाता है, तो अगर हम इनकी बात करें, चंद्रशेखर आजाद को, ये तो भाग जाता है चंद्रशेखर आजाद, और जब ये 4 व्यक्ति पकड़े जाते हैं तो इन 4 व्यक्तियों को इस केस में फांसी की सजा सुनाई जाती है। कब फांसी की सजा सुनाई जाती है? तो फांसी की सजा कब दी जाती है? तो इनको फांसी दी जाती है 19 दिसंबर 1925 ईस्वी को। 19 दिसंबर 1925 ईस्वी को इन चारों व्यक्तियों को फांसी की सजा दे दी जाती है। लेकिन अब बचते हैं कौन? चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद जो मारे जाते हैं वो 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड नोबल पार्क में मारे जाते हैं। कहां? इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबल पार्क में मारे जाते हैं और ये खुद अपने आप में गोली मार लेते हैं। तो अगर चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबल पार्क में, अल्फ्रेड नोबल पार्क में ये गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं। क्योंकि वहां जब ये फंस जाते हैं तो इन्होंने, चंद्रशेखर आजाद ने ये सोचा कि अंग्रेजों से मरने से बेहतर है अपने आप ही खुद गोली मार ली जाए। तो चंद्रशेखर आजाद अपने आप ही गोली मार लेते हैं और ये अपने खुदकुशी कर लेते हैं। तो अब देखिए, इनसे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनता है कि ऐसा पहला मुस्लिम क्रांतिकारी कौन था जिसको सबसे पहले फांसी की सजा मिली हो? तो सबसे पहला व्यक्ति या सबसे पहला मुस्लिम व्यक्ति जिसे फांसी की सजा मिली हो कौन था? अशफाकुल्ला खां। सबसे पहला मुस्लिम जिसको फांसी की सजा मिली हो, अशफाकुल्ला खां। आपने एक नारा पढ़ रखा होगा, जो नारा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। तो लिख लिए नोट करके, लिखिए नोट करके, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। और अशफाकुल्ला खां कौन थे? सबसे
पहले मुस्लिम क्रांतिकारी जिनको फांसी की सजा दी गई हो। तो अब चलो ये सबसे पहले थे, तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आप मुझे जवाब देना। बताइए सबसे पहले, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा किसको हुई थी? बताइए, कमेंट कीजिए, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला व्यक्ति कौन था? ऐसा पहला भारतीय व्यक्ति या ऐसा पहला क्रांतिकारी व्यक्ति कौन था जिसने सबसे कम उम्र में फांसी की सजा मिली हो? तो सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला व्यक्ति था खुदीराम बोस। क्या नाम था? खुदीराम बोस। और सबसे पहले मुस्लिम अशफाक उल्लाह खां। बात क्लियर? चलें अब आगे, नोट कर ही लिया होगा सभी ने, इससे आगे चलते हैं। अब देखिए 1926 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में भगत सिंह एक नौजवान सभा की स्थापना करते हैं। यानी जितने नौजवान होंगे वो इस सभा में भाग लेंगे और हम अंग्रेजों का डटकर मुकाबला करेंगे। तो 1926 ईस्वी में भगत सिंह नौजवान सभा की स्थापना करते हैं। नौजवान सभा की स्थापना करते हैं। बात आगे समझ में? सभी के बात समझ में आ रही है? इससे आगे चलें। इससे आगे हमारा पॉइंट आता है साइमन कमीशन। कौन सा? साइमन कमीशन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास में टॉपिक होने वाला है वो होगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन अपने यानी ब्रिटेन से कब चला और भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन ही क्यों कहा जाता है? यानी जितने भी अब हमारे इससे रिलेटेड जो क्वेरी होंगी यानी जो क्वेश्चन होंगे वो अब नेक्स्ट क्लास में होंगे। तो ठीक है, देखिए मैंने आपसे वीडियो चलते में बिल्कुल भी ये नहीं कहा था कि वीडियो को लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि जब आदमी पढ़ने लग जाए तो फिर किसी अदर चीज पर ध्यान नहीं होना चाहिए। अब क्लास पूरी हो गई है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।